गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वनीशा का पाठ 22 पढ़ेंगे, जो कि है अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद का अर्थ होता है परस्पर संबंध यानी जुड़े हुए कुछ वाक्यों का समूह। किसी एक भाव या विचार को संक्षेप में 10 से 15 वाक्यों में प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी किसी एक विषय पर संक्षिप्त रूप से 10 या 15 वाक्यों में उसके बारे में बताना, उसके बारे में लिखना, विचार लिखना अपने, ये अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन एक कला है। इसमें संक्षेप में विषय के समस्त आयामों पर प्रकाश डाला जाता है। अनुच्छेद निबंध का ही छोटा रूप होता है, परंतु छोटा होने पर भी यह विचारों, तथ्यों से पूर्ण होता है। सभी आवश्यक जानकारी इसमें होती है। अनुच्छेद में किसी विषय के एक पक्ष या पहलू का संक्षिप्त विवरण या विवेचन होता है। थोड़े शब्दों में विचार या भाव प्रकट करने से अनुच्छेद बनता है। अनुच्छेद किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, जैसे कि अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद प्रभावशाली होना चाहिए। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। जब ज़्यादा बातों को बढ़ा चढ़ाकर या फैलाकर नहीं लिखना चाहिए। इसके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। सभी वाक्य एक दूसरे से संबंध यानी जुड़े हुए होने चाहिए। यानी जो जानकारी है वह जिस बारे में हम लिख रहे हैं उसी से संबंधित होनी चाहिए। शब्द चयन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द है हमारे कठिन शब्द ना हो, सरल शब्द हो। भाषा शैली सरल तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय किसी प्रकार की भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अनुच्छेद निबंध का ही एक छोटा रूप होता है, लेकिन निबंध की तरह इसमें उसकी भूमिका लिखने की या उपसंहार यानी सारांश लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अनुच्छेद के आरंभ में एक या दो पंक्ति की सूक्ति, उद्धरण या कविता जो कि विषय से संबंधित हो दिए जा सकते हैं। इससे अनुच्छेद प्रभावशाली बन सकता है। यानी अगर आपको लगता है कि यह विषय से संबंधित रचना है या कुछ पंक्तियाँ, तो उन्हें हम उद्धरण के रूप में उसमें दे सकते हैं। तो विचारों को क्रमबद्ध रूप देना भी चाहिए, ज़रूरी है। वाक्य छोटे और विषयानुकूल होने चाहिए, यानी जिस विषय पर लिख रहे हैं उसी के अनुकूल होने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट, सटीक व रोचक होनी चाहिए। अनावश्यक वर्णन से बचना चाहिए। जबरदस्ती हमें बातें उसमें नहीं लिखनी चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। यानी अगर आपको 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन की शब्द सीमा दी है तो हमें इतने ही शब्दों में लिखना चाहिए। आपकी पुस्तक में भी कुछ आवश्यक बातें लिखी है, जो कि है अनुच्छेद में किसी भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती, जो कि हमने पहले पढ़ा था। अनुच्छेद में अपने विचार सीमित शब्दों में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने चाहिए। अनुच्छेद में क्लिष्ट यानी कि कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल तथा प्रभाव उत्पादक होनी चाहिए, प्रभाव उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। अनुच्छेद में वाक्य छोटे किंतु अर्थपूर्ण होने चाहिए। भले ही वाक्य हमारे छोटे हो, लेकिन उनका कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। अनुच्छेद लिखने के बाद एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। अब आपकी पुस्तक में दिए हुए कुछ अनुच्छेद हैं जिनके उदाहरण दिए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। पहला है स्वावलंबन। स्वावलंबन के बारे में कुछ पंक्तियां हैं। दास्ता की श्रृंखलाओं से मुक्त आत्मनिर्भर मनुष्य कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वह कठिन से कठिन काम स्वयं करता है। वह सुखमय जीवन यापन के लिए स्वयं सामग्री जुटाता है। सफलता और समृद्धि स्वावलंबी व्यक्ति के चरण चूमा करती है। जो स्वयं पृथ्वी खोदकर पानी निकालकर अपनी तृष्णा शांत करने की क्षमता रखता है, जीवन की सफलताएं उस वीर का ही वर्ण करती हैं। इससे मनुष्य के हृदय में मानसिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावनाओं का उदय होता है, जिसके द्वारा वह प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। अतः मनुष्य को स्वावलंबी बनना चाहिए। इसी से देश और समाज का भी उत्थान संभव है। तो ये था स्वावलंबन के बारे में कुछ पंक्तियाँ यानी अनुच्छेद। दूसरा उदाहरण देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग। प्रकृति ने बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रकृति के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रकृति ने भूतल पर तथा भूमि के नीचे अनेक प्रकार की वस्तुओं से मानव को उपकृत किया है। वृक्ष, पर्वत, नदियाँ, झरने, झीलें,
समुद्र, वनस्पतियाँ तथा पृथ्वी के गर्भ में छिपे अनेक बहुमूल्य धातुएं मानव के लिए अत्यधिक आवश्यक है। मानव इन प्राकृतिक संसाधनों का जितनी कुशलता से उपयोग करेगा उतना ही लाभान्वित होगा। किंतु आज मनुष्य इन प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। अति उपयोगी वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। पर्वतों को काट काट कर मार्ग बनाए जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के इस दुरुपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जलवायु एवं वर्षा का असंतुलन तथा अन्य प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर आकर जान माल की भीषण क्षति करती हैं। आज भूस्खलन, रेगिस्तान का प्रसार, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास आदि जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद कर दे तथा प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करे। तो ये था प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग से जुड़ा हुआ अनुच्छेद। अगला, प्रार्थना का महत्व। किसी के प्रति श्रद्धा तथा सम्मान के भाव रखते हुए उन्हें मन से प्रकट करने को प्रार्थना कहा जाता है। प्रार्थना का ही एक अन्य रूप किसी कार्य को पूर्ण करवाने के लिए विनयपूर्वक बोलना भी है। प्रार्थना मन का अहंकार मिटाती है तथा मन व आत्मा को पवित्र करती है। प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने किसी कार्य को पूर्ण करवाने के लिए किसी व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं तो हमें उस व्यक्ति का तथा उस कार्य की महत्ता का पता चलता है। सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर को तो प्रार्थना करने पर अपनी कृपा के बादल बरसा देता है। सच्चे मन से प्रार्थना करने पर बुरे कर्म के लिए भी दयालु परमात्मा से क्षमा प्राप्त हो सकती है। प्रार्थना की शक्ति रूठे हुए भगवान को मना देती है। प्रार्थना मानव में विनम्रता और सादगी जैसे गुणों का विकास करती है। अतः हमारे जीवन में प्रार्थना का अत्यधिक महत्व है। अगला, स्वास्थ्य। किसी ने ठीक ही कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। इससे मांसपेशियां सुदृढ़ होती है, रक्त का संचार बढ़ता है तथा बीमारियां भी शरीर से दूर रहती है। व्यायाम करने से चुस्ती और फुर्ती बनी रहती है। योगासन करके, कसरत करके, दौड़ लगाकर तथा विभिन्न मैदानी खेलों के द्वारा हम शरीर को पुष्ट रख सकते हैं। व्यायाम के लिए उत्तम समय सुबह और शाम का होता है। विद्यार्थियों को व्यायाम अवश्य करना चाहिए क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में उन्नति के पथ पर कदम रख ऊंचाइयों को छूता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार हमने कुछ उदाहरण से समझा कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, अनुच्छेद क्या होता है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अनुच्छेद लिखते समय।